नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या हलचल चल रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताती हूं कि वो कौन सी खबरें हैं जो आज हम विस्फोट में आपके लिए लेकर के आए हैं। तो पहली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। खबर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो बड़ा वार किया उससे जुड़ी हुई है। ईरान में 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई। ईरान में हर ओर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिला। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कमजोर होने का दावा तो कर ही दिया, लेकिन अब तक उसमें घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। उसकी एक बड़ी वजह तो ईरान की भौगोलिक स्थिति भी है, जिसके हिसाब से ईरानी सेना और IRGC ढल चुके हैं। और दूसरी बड़ी वजह है ईरान का 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम। अमेरिका बार बार दबाव बना रहा है ईरान के ऊपर कि वो अमेरिका को अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे, लेकिन ईरान इसके लिए कतई तैयार नजर नहीं आता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान का संवर्धित यूरेनियम खोजना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं जुटा पाए। ऐसे में ये संवर्धित यूरेनियम ही ईरान की बड़ी ताकत माना जा रहा है। सवाल ये है कि अगर ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है तो कहीं उसका हाल लीबिया वाला तो नहीं होने वाला है, क्योंकि लीबिया के पास भी यही ऑप्शन था। उसके बाद गद्दाफी को जिस तरीके से बीच रोड पर घसीट करके वहां के लोगों ने मार डाला था, कहीं वही हाल ईरान का तो नहीं हो जाएगा। दूसरी खबर, अमेरिका ने ईरान को झुकाने का हर संभव प्रयास किया है। ईरान पर हमले से लेकर के धमकी देना तक और आर्थिक प्रतिबंध से लेकर के तेल कारोबार को नुकसान पहुंचाने तक हर तरह के पैतरे आजमा लिए गए हैं, लेकिन अमेरिका को इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। उल्टे जो ट्रंप के हालात हैं वो खराब नजर आते हैं। उनके अपनों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच में जानकारी मिली कि व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति JD वेंस की पकड़ भी अब कमजोर होती जा रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि ट्रंप की नीति आक्रामक है और उन्हें ईरान के खिलाफ आक्रामकता रखने वाले लोग ही पसंद आ रहे हैं। आज हम आपको JD वेंस की नीतियों और स्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अब तीसरी खबर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जिस जंग का आगाज किया, वो जंग अब राष्ट्रपति ट्रंप पर ही भारी पड़ रही है। जंग में अमेरिका के अरबों रुपए के संसाधन पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। उनके विमान बर्बाद हो गए हैं और अमेरिका के सहयोगी देश पूरी तरीके से अमेरिका से नाराज नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब घरेलू फ्रंट पर भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के सर्वे में शामिल ज्यादातर लोग ट्रंप को ईरान के खिलाफ फेल बता रहे हैं। आज हम आपको इन सर्वे के बारे में भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से वो सर्वे हैं जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक के इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति साबित हो गए हैं। अब ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जल्द हम अंतिम फैसला लेने वाले हैं। ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज़ को तुरंत खोला जाना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां पर नाकेबंदी करके बैठे हुए हैं, लेकिन ईरान को लेकर के उन्होंने जरूर ये कह दिया है कि हम जल्द यहां से सब कुछ समेट करके जाने वाले हैं सीधे सीधे, क्योंकि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है और हॉर्मुज़ को हम खोलने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। हॉर्मुज़ में समुद्री बारूदी सुरंगें खत्म कर दी जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया। और ये शुरुआती तौर पर भी कहा गया था कि पहले वहां जो बारूद बिछा रखी है ईरान वो हटा ले, उसके बाद हम भी वहां से हट जाएंगे। वही एक और खबर आ रही है कि अमेरिका से समझौते को लेकर के ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई डील फाइनल नहीं हुई है। समझौते को अभी तक कोई अंतिम रूप नहीं मिला है। ये समझौते को लेकर के ईरान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी पूरा का पूरा फोकस हमारा युद्ध को खत्म करने पर है, ये ईरान के शब्द हैं। परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। एक तरफ अमेरिका 2 घंटे की मीटिंग करके ये कहता है कि हम किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु संवर्धित नहीं बनने देंगे, परमाणु कार्यक्रम नहीं उनका पूरा होने देंगे। ईरान उसी पर यह कह रहा है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। उनका सीधा सा कहना है कि परमाणु मुद्दे पर हम कोई डील नहीं करने वाले हैं। अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रेशर बना ले, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ युद्ध खत्म करने को लेकर है। हाँ, समझौते को अभी तक कोई अंतिम रूप नहीं मिला है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तय है ईरान की तरफ से कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजी नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की नेवी, आर्मी सब कुछ हमने तबाह कर दी है और अब ऐसे में यह युद्ध जल्द समाप्त होगा। वहीं अमेरिका से समझौते को लेकर के ईरान का एक बड़ा बयान सामने आया है।
अब क्या बयान दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये समझौते को लेकर के बेहद इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो चल रही है कतर की राजधानी दोहा में। अमेरिका से समझौते को लेकर के कहा गया है कि ईरान बातचीत से नहीं मिसाइलों से शर्तों को मनवाता है। हमें किसी वादे या शब्दों पर भरोसा नहीं है, ये ईरान ने कहा है। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं करते कि वो अपने शब्दों के माध्यम से क्या कहते हैं, और हम भी ईरान यानी कि बातचीत से नहीं बल्कि मिसाइलों से अपनी शर्तों को मनवाएगा, ये उन्होंने कहा है। अमेरिका लगातार अपनी मांगे बदल रहा है और ये तो हर कोई जानता है, अमेरिका भी जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल कर रहा है। असली विजेता वही है जो युद्ध के लिए ज्यादा तैयार हो, यानी ईरान अपने आप को विजेता बता रहा है कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। अब बॉल अमेरिका के खेमे में है कि या तो युद्ध समाप्त करे या फिर लड़ने के लिए मैदान में आ जाए। ईरान को लेकर के वही अमेरिकी वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया है। ईरान को लेकर के अमेरिकी वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं, ईरान पर रोक में कोई भी ढील धीरे धीरे होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान पर रोक में जो भी ढील है वो धीरे धीरे दी जाएगी, एकदम से सब कुछ हम नहीं मानने वाले हैं। वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और साफ उन्होंने ये कह दिया है कि अगर ये प्रेशर वाली पॉलिटिक्स ईरान की तरफ से की जा रही है तो वो भी पूरी नहीं होने वाली है। उसकी जो जो शर्तें हैं वो धीरे धीरे ही मानी जाएंगी। एक तरफ अमेरिका बयान दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान बयान दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बयान हाथ लग रहे हैं। अभी तक पूरी दुनिया जिस शांति वार्ता के पूरा हो जाने के बाद शांति की बात कह रही है वो हाथ में आते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका का रुख स्पष्ट है, परमाणु कार्यक्रम ईरान को त्यागना होगा। ईरान का रुख स्पष्ट है कि परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। अब ऐसे में एक अड़ा हुआ है कि बात होगी, दूसरा कह रहा है बातचीत नहीं होगी, तो ये बात फिर से इस बार भी नहीं होगी वाली स्थिति में कहीं ना पहुंच जाए। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, युद्ध के पहले, फिर युद्ध के बाद, उसके बाद भी बात बनती हुई नजर कहां ही आई है। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल समझौता होता नजर तो आ रहा है, लेकिन जो मुख्य विवादित मुद्दे हैं उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अमेरिका और ईरान के बीच में मुख्य विवादित मुद्दा परमाणु प्रोग्राम रहा है। अमेरिका जहां ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकना चाहता है, तो वहीं ईरान अपने परमाणु संवर्धन को अपना अधिकार मान करके बैठा है। इन सब के बीच में जानकारी है कि क्या ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हो गया तो क्या ईरान भी आने वाले वक्त में लीबिया जैसी ही स्थिति का सामना करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम सबसे विवादित मुद्दा रहा। अमेरिका और इजराइल हर हाल में ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकना चाहते हैं। लेकिन ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को अपना अधिकार मानता है और यह दावा कर रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। इस बीच खबर है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया। इस चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि क्या ये ईरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी। लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और यूक्रेन के हश्र को देखते हुए विशेषज्ञ इसे अमेरिका की चाल मान रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या ईरान के लिए सबसे बड़ा जुआ साबित होगा। क्या ट्रंप के सामने अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने का फैसला मुस्तफा खामनेई की ऐतिहासिक भूल साबित होने वाला है। एक्सपर्ट्स इस बात को ईरान की बड़ी भूल मान रहे हैं। यानी अगर ईरान ये समझता है कि संवर्धित यूरेनियम सौंपने के बाद उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे, अरबों डॉलर की संपत्ति अनलॉक हो जाएगी, तो ये बड़ी भूल हो सकती है। एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका की चाल का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी अमेरिका के बहकावे में आकर अपने शक्तिशाली हथियार सरेंडर किए, अमेरिका ने उसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लीबिया का तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी।
बताया जा रहा है कि साल 2003 में लीबिया के राष्ट्रपति मोहम्मद गद्दाफी ने अमेरिका पर भरोसा किया, अपना पूरा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम वॉशिंगटन के हवाले कर दिया। गद्दाफी को लगा कि उनका देश बच जाएगा, दुनिया उन्हें स्वीकार कर लेगी। लेकिन ठीक 8 साल बाद यानी 2011 में अमेरिका और नेटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। तख्ता पलट हुआ और जनता ने उन्हें सड़क पर घसीटकर गोली मार दी। गद्दाफी के करीबी मानते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना गद्दाफी की एक बड़ी भूल थी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ सालों में कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर लीबिया मॉडल ही लागू करना चाहिए। यानी पहले बातचीत के जरिए ईरान को पूरी तरह निहत्था कर दो, उसका यूरेनियम जब्त कर लो और फिर वहां सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का खेल शुरू करो। लीबिया से पहले यूक्रेन में भी ऐसा ही खेल हो चुका है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के भरोसे पर सरेंडर कर दिए और आज यूक्रेन का क्या अंजाम हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। इसके ठीक उलट उत्तर कोरिया तमाम प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु बम बना चुका है और आज किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर कोरिया की ओर आंख उठाकर देख ले। कहीं ये अमेरिका और इजरायल की चाल का पहला चरण तो नहीं? यानी पहले बातचीत और समझौते के लालच में ईरान को पूरी तरह निहत्था कर दो। एक बार जब ईरान अपना यूरेनियम सौंप देगा तो उसका परमाणु डिटरेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण। ईरान के पास भले हिजबुल्लाह, हूती और बैलिस्टिक मिसाइलें हों, लेकिन बिना न्यूक्लियर बैकअप के इजरायल के लिए ईरान के भीतर घुसकर रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट करना है या उनके कमांडर्स को मारना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान को लीबिया समझना अमेरिका की भूल भी हो सकती है। लीबिया के पास कोई जमीनी नेटवर्क नहीं था, जबकि ईरान के पास पूरे पश्चिम एशिया में फैली अपनी प्रॉक्सी सेना है। लेकिन सवाल वही है कि अगर अमेरिका की नीयत साफ नहीं और उसने 2 साल बाद इस डील को दोबारा तोड़ दिया, जैसा कि ट्रंप ने 2018 में JCPOA डील के साथ किया था, तो ईरान के पास दोबारा यूरेनियम संवर्धित करने में सालों लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि यूरेनियम सौंपने की शर्तें अभी सिर्फ अमेरिकी दावों और शुरुआती बातचीत का हिस्सा है। ईरान ने अभी इस पर अंतिम मोहर नहीं लगाई। लेकिन अगर ईरान दबाव में आकर इस मॉडल की राह पर आगे बढ़ता है तो क्या वो गद्दाफी जैसे चक्रव्यूह से खुद को बचा पाएगा या इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आशंका जताई जा रही है कि ईरान के साथ लीबिया वाला गेम हो सकता है। अब आपको ये बताती हूँ कि अमेरिका और इजरायल आखिरकार क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पहले चरण में क्या होगा। पहले चरण में बातचीत के माध्यम से ईरान को निहत्था करने का प्रयास किया जा रहा है। समझौते के तहत ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त करने की कोशिश की जा रही है। आशंका है कि एक बार ईरान निहत्था हो गया तो ईरान में घुस करके रिजीम चेंज की कोशिशें हो सकती है। अब आपको बताती हूँ कि अगर ईरान अपना संवर्धित न्यूक्लियर अमेरिका को सौंप देता है तो क्या होगा, उसकी शर्तों पर सरेंडर कर देता है तो क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसके बाद ईरान सुरक्षित हो जाएगा या दोबारा उस पर कोई हमला नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि अगर आप दुनिया में शांति चाहते हैं तो आपको जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, यानी अपने हथियारों में कभी जंग नहीं लगने देना चाहिए। आज भी हालात कुछ ऐसे ही है। आज न्यूक्लियर हथियारों को देश की सुरक्षा की गारंटी माना जाने लगा है और इसके 3 बड़े उदाहरण भी हैं। लीबिया, यूक्रेन, क्या हुआ उनके साथ? उत्तर कोरिया अपनी जगह पर अडिग है, जबकि लीबिया और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार सरेंडर कर दिए, बावजूद उसके वो तबाह हो गए हैं। इसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि लीबिया के साथ और यूक्रेन के साथ क्या हुआ। तो लीबिया के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जहां साल 2003 में लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी ने यूएस पर भरोसा किया। लीबिया ने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के हवाले कर दिए। साल 2011 में यूएस समेत नेटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। गद्दाफी का तख्ता पलट हुआ और जनता ने सड़क पर घसीट करके गद्दाफी को गोली मार दी। उसके बाद आता है यूक्रेन। 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ। यूक्रेन ने रूस और अमेरिका पर भरोसा किया। यूक्रेन ने सरेंडर कर दिए अपने परमाणु हथियार और पिछले 4 साल से रूस लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। उत्तर कोरिया के साथ क्या स्थिति है? उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है
उत्तर कोरिया पर हमले की हिम्मत कोई भी देश इसी वजह से नहीं जुटा पा रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन से उसने हमला कर दिया तो, जबकि लीबिया ने और यूक्रेन ने बात मानते हुए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर कर दिया और आज तक युद्ध में, एक जगह गृह युद्ध चल रहा है, दूसरी जगह युद्ध चल रहा है। अब खबर यह है कि ईरान से डील को लेकर के ट्रंप की बड़ी बैठक हुई है। सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक ये मीटिंग चली है। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा, कोई नया समझौता नहीं होगा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मैं आपको दे रही हूं कि ईरान से जो डील होनी है उसे लेकर के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग बुलाई। 2 घंटे तक ये बातचीत चली और साफ ये कह दिया गया कि कोई भी नया समझौता नहीं होने वाला, यानी जो पुरानी शर्तों पर अमेरिका अड़ा हुआ है उन्हीं शर्तों पर वो बातचीत के लिए आगे बढ़ेगा। एक और खबर आपको बताती हूँ, ईरान के लिए फंड जारी करने को लेकर के बड़ा दावा किया गया कि समझौते वाले ड्राफ्ट में $300 अरब फंड पर चर्चा हुई। ईरान के लिए $300 अरब फंड जारी करने पर चर्चा हुई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। हालांकि जो 2 घंटे तक मीटिंग हुई है उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हम कोई भी फ्रीज किया हुआ फंड रिलीज नहीं करने वाले हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने दावा जरूर किया, लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2 घंटे की मीटिंग बुलाई थी उसमें यह स्पष्ट कर दिया है कि हम कोई भी जो पहले से फ्रीज की गई संपत्तियां थी उसमें कोई छूट नहीं देने वाले और ना ही उन्हें कोई रियायत देने वाले हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग क्या शुरू की? ट्रंप के करीबियों के साथ छोड़ने की खबरें शुरू हो गई। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि सिर्फ वही लोग ट्रंप को पसंद आ रहे हैं जो जंग को जायज ठहरा रहे हैं। ट्रंप की अहम सहयोगी तुलसी गबार्ड के इस्तीफे के बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जेडी वेंस अब अलग थलग पड़ गए हैं, और रिपोर्ट भी यही कह रही है कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अभियान का आगाज किया तो शायद उन्हें भी ईरान के जबरदस्त पलटवार का अंदाजा नहीं था, लेकिन जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई अमेरिका और इजराइल की मुश्किलें बढ़ती गई। अमेरिका को आर्थिक नुकसान हुआ, सैन्य साजो सामान तबाह हो गया, सहयोगी देशों का साथ छूटा और सबसे मुश्किल दौर ये रहा कि ट्रंप के अहम सहयोगी अधिकारी और मंत्री ही उनका साथ छोड़ने लगे। फिलहाल ट्रंप ईरान को झुकाने की कोशिशों में लगे हैं और इसके लिए वो हर पैंतरा आजमा रहे हैं। वो ईरान को धमका रहे हैं, जंग की धमकी दे रहे हैं, सीमित स्ट्राइक भी की जा रही है और खबर है कि व्हाइट हाउस में भी ट्रंप को सिर्फ वही सहयोगी पसंद आ रहे हैं जो जंग को समर्थन दे रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लगातार अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के इस्तीफे को जेडी वेंस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वो बंद कमरों में ईरान युद्ध के खिलाफ वेंस की सबसे मजबूत वैचारिक साथी रही। दूसरी तरफ विदेशी मंत्री मार्को रूबियो की आक्रामक विदेश नीति पर ट्रंप का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और व्हाइट हाउस में उनका दबदबा हावी हो चुका है। ट्रंप की गिरती अप्रूवल रेटिंग ने भी रिपब्लिकन पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि पार्टी की पॉलिसी पर अमेरिकी लोगों का भरोसा टूट रहा है और खबर है कि पार्टी में एक और जंग शुरू हो गई है। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस फिलहाल अकेले पड़ते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि साल 2028 की राष्ट्रपति चुनाव की रेस मार्को रूबियो जीत सकते हैं। तुलसी गबार्ड ने नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि उन्होंने अपने पति की बीमारी की वजह से पद छोड़ा। हालांकि उनके फैसले की जेडी वेंस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वेंस और तुलसी दोनों ही अमेरिकी प्रशासन के उन गिने चुने चेहरों में से थे जो दूसरे देशों के मामलों में अमेरिकी सेना के दखल के खिलाफ थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान युद्ध को लेकर जेडी वेंस और तुलसी गबार्ड ने बंद कमरों में गंभीर चिंताएं और असहमति जताई थी। अब तुलसी के जाते ही वेंस कैबिनेट में पूरी तरह अकेले पड़ते दिख रहे हैं। उधर दूसरी तरफ विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सितारा तेजी से बुलंद हो रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि ट्रंप इन दिनों जेडी वेंस से ज्यादा मार्को रूबियो की आक्रामक विदेश नीति पर भरोसा कर रहे हैं।
रूबियो का दबदबा इस कदर बढ़ गया है कि प्रशासन में अब क्यूबा पर आक्रमण जैसी आक्रामक रणनीतियों पर चर्चाएं हावी होने लगी हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि व्हाइट हाउस में मार्को रूबियो का कद जेडी वेंस से कहीं ज्यादा हो चुका है। राष्ट्रपति मार्को रूबियो की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अमेरिकी सत्ता के गलियारों में मची इस अंदरूनी खींचतान का सीधा असर अब 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर पड़ता दिख रहा है। सूत्रों का दावा है कि वेंस अब 2028 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी ठोकने का विचार छोड़ सकते हैं। वेंस के करीबियों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में प्रशासन के भीतर जो विवाद हुए उसका ठीकरा वेंस अपने सिर नहीं फोड़ना चाहते। दुनिया की हर बड़ी हलचल का असर सट्टे बाजार पर जरूर दिखता है। बताया जा रहा है कि बाजार में भी जेडी वेंस ने साल 2028 में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की संभावनाएं कम हो रही हैं, जबकि जनवरी से मार्को रूबियो की रेटिंग में भी उछाल आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अकेले पड़ते जा रहे हैं? दरअसल पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार वेंस का ईरान के प्रति नर्म रुख पहले से रहा, और अब आपको यह बताती हूं कि आखिरकार इस नर्म रुख की वजह से उन्हें क्या कुछ झेलना पड़ रहा है। सबसे पहले ये जानिए कि जेडी वेंस की विदेश नीति क्या है। जेडी वेंस दरअसल नरमपंथी विदेश नीति रखते हैं और ईरान के प्रति उनका रुख नरम रहा है। ट्रंप के ईरान के प्रति रुख का विरोध देखने को मिला है, और गबार्ड और जो वेंस है वो ईरान पर हमले के खिलाफ थे। ऐसे में तुलसी गबार्ड का नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर पद से इस्तीफा हो जाता है। अब जेडी वेंस को भी इसीलिए निशाने पर समझा जा रहा है कि कहीं जेडी वेंस अगला नंबर तो नहीं होने वाले हैं। जेडी वेंस का रुख नरम माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान शुरू से ही अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में जेडी वेंस की मौजूदगी का पक्षधर था, और उसकी बहुत बड़ी वजह रही वेंस का जंग के खिलाफ रुख होना। ईरान और अमेरिका वार्ता में जेडी वेंस की भूमिका अहम है। ईरान से वार्ता में यूएस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं वेंस। ईरान भी वेंस के साथ बातचीत के लिए तैयार नजर आता है उनके नरम रुख की वजह से। लेकिन युद्ध के विरोधी माने जाते हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। वो नहीं चाहते थे कि ये युद्ध हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं के देश का हो रहा है। अब एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। अब्राहम अकॉर्ड थोपना मंजूर नहीं है, ईरान ने कहा है। क्षेत्रीय शांति के लिए जमीनी हकीकत समझना पड़ता है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। समझौते दबाव में अगर किए जाए तो लंबे समय तक नहीं टिकते हैं। ऐसे समझौते थोपना पूरी तरीके से अस्वीकार है, यह ईरान की तरफ से कहा गया। अब अब्राहम अकॉर्ड है क्या? अब्राहम अकॉर्ड के तहत तमाम मुस्लिम कंट्री को इजराइल को मान्यता भी देनी होगी, और इजराइल के साथ तमाम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी करने होंगे, जो कि कूटनीति से जुड़े होंगे, विदेश नीति से जुड़े होंगे। लेकिन अब जरा आप ये समझिए कि ईरान का इस पर रुख क्या है। ईरान ये कह रहा है कि अगर दबाव में कुछ भी थोपा जाएगा तो ये समझौते कभी भी लंबे नहीं टिकने वाले। उसने साफ कह दिया है अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के, क्योंकि तमाम मिडिल ईस्ट की कंट्री और इसके साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज को ये कहा गया है कि आपको अब सीधे तौर पर क्षेत्रीय शांति के लिए ये दबाव स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे में आप जो अब ये तस्वीरें देख रहे हैं, उन तस्वीरों के बारे में जरा मैं आपको बताती हूँ कि ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार और सेना के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। पब्लिक स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। ये दूसरी बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, यही खबर है, ये उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब खबर मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार क्या है। खबर ये है कि एक बार फिर से कई चौराहों पर हुजूम उमड़ने लगा है। खबर दिखाइए जरा कि क्या खबर है, किस तरीके से वहां पर हुजूम उमड़ रहा है लोगों का, और ये सब कुछ हो रहा है समर्थन में, सेना के समर्थन में और सरकार के समर्थन में। तो ये पूरी तस्वीर है। अब ये तस्वीर से जुड़ी हुई खबर है कि ईरान में कई शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन सरकार और सेना के समर्थन में किए जा रहे हैं। सरकार और सेना के समर्थन में लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और पब्लिक स्क्वायर पर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अब ये दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ अब्राहम अकॉर्ड को लेकर के ईरान स्पष्ट कह चुका है कि अगर दबाव बनाओगे तो वो रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं टिकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जगह जगह पर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, और ये ईरान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। कल तक यही ईरान के लोग अपनी सरकार के खिलाफ, अपनी सत्ता के खिलाफ, अपनी रिजीम के खिलाफ उतरे हुए थे, लेकिन आज वो समझ चुके हैं कि ये जो कुछ भी है वो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी देश के लिए कर रहे हैं, अपनी सरकार के लिए कर रहे हैं, अपनी सेना के लिए कर रहे हैं। इसीलिए वो सड़कों पर उतर करके उनका समर्थन कर रहे हैं। वही ईरान से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। सैन्य बेस से लेकर के सैन्य साजो सामान तक सब कुछ तबाह हो गया।
ड्रोन से लेकर के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों तक। ईरान की मिसाइल और ड्रोन के प्रहार से कोई भी बच नहीं पाया। ईरान के हमलों की मार एक और अमेरिका की जेब पर भारी पड़ी तो दूसरी ओर ट्रंप के सहयोगी और यहां तक कि अमेरिकी जनता भी उनके खिलाफ हो गई है। रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2026 ये वो तारीख थी जब मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग की आग में झुलसने लगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किया। पहले ही वार में अयातुल्ला अली खामनेई समेत ईरान के टॉप लीडर्स और कमांडर्स को ढेर कर दिया गया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अब ईरान टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान ने न केवल नया सुप्रीम लीडर चुना बल्कि IRGC और ईरानी सेना ने जबरदस्त वार किया। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका और इजराइल को भारी तबाही का सामना करना पड़ा। जंग में सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को हुआ। ट्रंप की छवि खराब हुई। हर गुजरता दिन उनके लिए भारी पड़ता नजर आया। वो ना तो जंग में आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही जंग खत्म करने का ऐलान कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि अमेरिका के सहयोगी मुल्क उससे दूर हो गए और ट्रंप का साथ अमेरिकी जनता ही छोड़ती दिख रही है। अमेरिका में हाल के दिनों में सर्वे किए गए, इनमें शामिल अमेरिकियों ने खुद ऐसी सच्चाई बताई जिसे ट्रंप प्रशासन छिपाने में लगा है। ज्यादातर अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान जंग में बुरी तरह फेल रहा। उसे समझौते में भी कोई सफलता नहीं मिलने वाली है। अमेरिकी जनता मानती है कि ईरान युद्ध में अमेरिका बुरी तरह फेल साबित हुआ। हाल के दिनों में अमेरिकी मीडिया की तरफ से सर्वे किए गए और सभी सर्वे में ईरान को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति की नीति और नियत पर सवाल उठाए गए। इतना ही नहीं, एक सर्वे में यह भी कहा गया कि ईरान जंग के कारण आने वाले दिनों में अमेरिका में आतंकी हमले हो सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन के सर्वे में शामिल 50% लोगों ने कहा कि ट्रंप सैन्य शक्ति या दबाव बनाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं करवा पाएंगे। वहीं सर्वे में शामिल 22% लोगों का कहना था कि सैन्य शक्ति के इस्तेमाल से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म किया जा सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट, ABC के सर्वे में शामिल 69% लोगों का मानना था कि समझौते से भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। लोगों ने माना कि ईरान को ट्रंप दबा नहीं पाएंगे। ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर्दे के पीछे से चलता रहेगा। ABC के सर्वे के अनुसार 61% लोगों ने माना कि जंग ने अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवाद के खतरे को बढ़ा दिया। 49% लोगों ने कहा कि इससे मध्य पूर्व की स्थिति आने वाले वक्त में और ज्यादा बिगड़ सकती है। CNN के सर्वेक्षण में शामिल 59% लोगों ने माना कि ट्रंप ईरान पर ठीक फैसला नहीं ले पाएंगे। ईरान को लेकर इन लोगों ने ट्रंप की नीति पर सवाल उठाए। अमेरिकी मीडिया के सर्वे के सामने आने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान सरेंडर कर देता है और यह स्वीकार कर लेता है कि उसकी नौसेना नष्ट हो चुकी है, तेहरान में उसकी सेना के लोग हाथ खड़े कर सरेंडर सरेंडर चिल्लाएंगे। इसके बावजूद अमेरिकी मीडिया इसे अमेरिका की जीत नहीं बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब अमेरिकी जनता हालांकि इस युद्ध के बारे में क्या सोचती है, उनकी राय मीडिया के एक सर्वे में सामने आई है। ज्यादातर लोगों ने माना है कि ट्रंप की ईरान के प्रति नीतियां उतनी कामयाब नहीं रही जितनी की उम्मीद की जा रही थी। अब आपको इस सर्वे के बारे में और विस्तार से जानकारी देती हूं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन का सर्वे क्या कहता है। इस सर्वे में बताया गया कि 50% लोगों ने कहा कि ट्रंप का ईरान पर दबाव बनाना बेकार रहा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म नहीं करवा पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये भी कह दिया गया। 22% लोगों ने यह माना कि यूएस आर्मी खत्म करेगी ईरान का परमाणु प्रोग्राम। हालांकि 52% लोगों ने कहा कि जंग का हर हाल में खत्म होना जरूरी है। दूसरा सर्वे था वॉशिंगटन पोस्ट और ABC का। 69% लोगों ने माना कि समझौते से भी नहीं रुकेगा ईरान का परमाणु प्रोग्राम। लोगों का मानना है कि ईरान नहीं झुकेगा और परमाणु प्रोग्राम चलता रहेगा। 2/3 लोगों ने माना कि ईरान में कामयाब नहीं होगा अमेरिका। सीधे तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को दोषी ठहरा रहे हैं। अब ABC का सर्वे क्या कहता है। 61% लोगों ने माना कि जंग से अमेरिकियों के खिलाफ आतंकवाद का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और ये हाल फिलहाल में तस्वीरों में देखा भी गया था, वहां की घटनाओं में भी। 49% लोगों के अनुसार मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ सकती है। एक सर्वे CNN ने भी किया, उसमें 59% लोगों ने ईरान को लेकर के ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाए। लोगों ने माना कि ईरान पर सही फैसला डोनाल्ड ट्रंप नहीं ले पा रहे हैं और 22% लोगों ने ट्रंप के फैसले सही होने का दावा कर दिया है।
अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आगाज किया, जो फिलहाल कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ा है। अमेरिका के अरबों के सैन्य संसाधन तबाह हो गए, उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया और ट्रंप की साख कमजोर हुई सो अलग। इन सब के बावजूद अमेरिका के टारगेट अधूरे ही रह गए हैं, या यूं कह सकते हैं कि अमेरिका का यह प्रयास फेल साबित हो रहा है। आपको इसकी वजहों के बारे में जानकारी देती हूं कि इसके पीछे के आखिरकार कारण क्या है। तो पहला कारण है नेतृत्व का पतन। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की जैसे ही मौत हुई, खामनेई की मौत के बाद ईरान ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। वो झुके नहीं, ना ही गम मनाने के लिए बैठे, बल्कि उन्होंने अमेरिकी हमलों पर मजबूती से अपने हमले करने शुरू कर दिए। ईरान ने अमेरिका पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके अमेरिकी सैनिकों को तो मौत के घाट उतार ही दिया, और इनके जितने भी सैन्य बेस बने हुए थे उन्हें तबाह किया सो अलग। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज पर अपना अधिकार जता दिया, जो पहले कभी नहीं होता था। हॉर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई। वहीं अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी शुरू की और ईरान से आने और जाने वाले जहाजों को रोका गया। ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा भी किया गया। अब ईरान को कमजोर आंकना ट्रंप ने सबसे बड़ी गलती यहीं पर कर दी। ईरान की ताकत का सही आकलन नहीं कर पाए। ईरान के सस्ते और घातक ड्रोन डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौती बन गए, और ईरान के सस्ते ड्रोन से अमेरिका की महंगी मिसाइलें बर्बाद हो गई। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर भी घातक हमले किए, और अमेरिकी सुरक्षा घेरा तोड़ करके ईरानी ड्रोन ने वहां पर तबाही ला दी। डोनाल्ड ट्रंप की प्लानिंग में कमी भी एक बड़ी वजह रही है। अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रहा एपिक फ्यूरी। अमेरिकी प्रशासन के अंदर विरोधाभास भी दिखा। सही स्ट्रेटजी ना होने से ऑपरेशन मकसद से भटका। अमेरिका को नुकसान भी हुआ। ऑपरेशन के दौरान अमेरिका को आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, और अमेरिका के मिसाइल भंडार पूरी तरीके से खाली हो गए हैं। इसीलिए अमेरिका चाह करके भी अभी युद्ध लड़ने के बारे में नहीं सोच रहा है। वहीं ईरानी मिसाइल हमले पर बड़ा खुलासा हुआ है कि कुवैत बेस पर हमले को लेकर के कहा गया कि हमले में 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। 2 दिन पहले कुवैत बेस पर हमला हुआ था, और यह अमेरिका के ही एयरबेस पर हमला किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि 5 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। अब वहीं एक और खबर मैं आपको बता देती हूं कि ईरान ने, हालांकि पहले ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से कुवैत में जो हमला किया गया था, जो कि यूएस के सैन्य बेसिस पर किया गया था, उसमें 5 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर है। वहीं दूसरी खबर आपको बताती हूं, ईरान ने अमेरिका का रीपर ड्रोन मार गिराया, और ये 1-2 नहीं बल्कि कई सारे रीपर ड्रोन वो अभी तक मार गिरा चुके हैं। अमेरिकी रीपर ड्रोन केशम द्वीप के पास मार गिराया गया है। एयर डिफेंस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तो ये रीपर ड्रोन पहली बार ध्वस्त नहीं किया गया है, बल्कि कई बार, और सिर्फ अगर मैं पिछले 5 दिन की बात करूं तो इस दौरान MQ-9 रीपर ड्रोन 4 मार गिराए गए हैं, और ये ईरान की तरफ से कार्रवाई की गई है। ईरान की तरफ भी कार्रवाइयां हो रही है अमेरिका की तरफ से। हालांकि ये जंग में बदलते हुए नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, सीज फायर टूटता हुआ जरूर नजर आ रहा है। अमेरिका ने कहा कि अस्तित्व की लड़ाई थी, हम हॉर्मुज में टिके हुए हैं, नाकेबंदी पर बैठे हुए हैं, ऐसे में वहां पर बारूद बिछाने का काम किया जा रहा था, इसलिए हमने हमला किया। ईरान ने कहा हमने पलटवार किया क्योंकि हम पर हमला हुआ था, और ऐसे में MQ-9 रीपर ड्रोन 4 मार गिराए गए। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस तबाह कर दिए, अरब देशों के अहम ठिकाने तबाह कर दिए। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइल और ड्रोन ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, और ये तबाही यूएई में मचाई गई। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि यूएई ही वही देश था जिसने ईरान को मदद की चीन से हथियार खरीदने में, और उन्हीं चीनी हथियारों का इस्तेमाल यूएई के खिलाफ ही ईरान ने कर दिया। ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिका, इजराइल और अरब देशों की टेंशन बढ़ा दी। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई में किए। हालांकि यूएई और ईरान का कुछ मुद्दों को लेकर पहले से विवाद चलता रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि यूएई ने ही ईरान तक चीन के हथियार पहुंचाने में मदद की। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के IRGC ने यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से सैन्य सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन उपकरणों का इस्तेमाल ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में होना था। बाद में ईरान ने यूएई पर ही 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार IRGC ने
यूएई की एक कंपनी के जरिए चीन से एडवांस सैटेलाइट उपकरण खरीदे। इन्हीं उपकरणों का इस्तेमाल ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में किया जा रहा था। ये मामला इसलिए बेहद संवेदनशील है क्योंकि यूएई की कंपनी ने आईआरजीसी के जिस यूनिट को तकनीकी उपकरण पहुंचाने में मदद की, उसी यूनिट ने बाद में यूएई पर 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए। रिपोर्ट्स कहती है कि साल 2025 के आखिर में आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण खरीदे। इसके लिए यूएई में मौजूद टेलीसन नाम की कंपनी का इस्तेमाल किया गया। ये कंपनी रस अल खैमा अमीरात में स्थित है। डॉक्यूमेंट्स और शिपिंग रिकॉर्ड से पता चलता है कि कंपनी ने करीब 1.8 टन वजन वाली चीनी सैटेलाइट एंटीना और उससे जुड़े उपकरण शंघाई से दुबई और फिर वहां से ईरान पहुंचाने का इंतजाम किया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये सामान पहले चीन के शंघाई शहर से झोंगू युनचियान नाम के कंटेनर जहाज में दुबई के जेबेल अली पोर्ट पहुंचा। इसके बाद वहां के ईरान के जहाज रामा 3 ने इसे उठाया और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर पहुंचाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज ने अपनी असली लोकेशन छिपाने की कोशिश की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस शिपमेंट का कस्टम रिकॉर्ड में एंटीना और एक्सेसरीज बताया गया। इसका कुल वजन लगभग 1.8 टन था और इसे 6 बॉक्स में पैक किया गया था। ये सामान ईरान की कंपनी एर्तेबातात फारागोस्टर किश के लिए भेजा गया था। पश्चिमी मीडिया में आई रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई की टेलीसन कंपनी ने ये चीनी उपकरण एर्तेबातात फारागोस्टर किश यानी ईएफके की तरफ से खरीदे थे। ईएफके एक ईरानी टेलीकॉम कंपनी है जो ईरान के सामान इंडस्ट्रियल ग्रुप के लिए काम कर रही थी। अमेरिका ने 2023 में सामान ग्रुप पर प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनी आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स के मिसाइल, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोग्राम के लिए काम करती है। हालांकि ईएफके पर कोई पश्चिमी प्रतिबंध नहीं है। अमेरिका का ये भी कहना है कि सामान ग्रुप ने अलग अलग देशों में मौजूद कंपनियों के जरिए ड्रोन से जुड़े उपकरण खरीदे। इनमें एंटीना, सर्वो मोटार और दूसरे यूएवी उपकरण शामिल थे। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार आईआरजीसी ने चीनी कंपनी द अर्थ आई से एक सैटेलाइट हासिल किया था। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य ठिकानों और खाड़ी क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखने के लिए किया गया। इसके बाद अमेरिका ने द अर्थ आई पर भी प्रतिबंध लगा दिए। सबसे बड़ी बात यह कि ईरान की मदद करने वाले यूएई पर ही सबसे ज्यादा वार किए गए। क्या यह ईरान की रणनीति है या फिर ईरान ने यूएई को धोखा दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हालांकि ईरान और यूएई के बीच के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बुरे रहे। अब यूएई और ईरान का याराना कैसे देखने को मिला था इस कंपनी के माध्यम से ईरान को हथियार सप्लाई करवाने में, वो मैं आपको बताती हूँ। आईआरजीसी ने यूएई की कंपनी के माध्यम से चीन के जरिए दरअसल सैटेलाइट उपकरण खरीदे और ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल होने थे ये उपकरण, जो कि उसने चीन से खरीदे। किसके माध्यम से? यूएई के माध्यम से। 2025 में आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्स ने चीन से ये उपकरण खरीदे थे। इसमें पूरी मदद की गई थी यूएई की तरफ से ही। चीन से मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण भी खरीदे गए थे। हालांकि ये पश्चिमी मीडिया का सोर्स है क्योंकि दोनों ही देश इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं करे हैं। यूएई की कंपनी टेलीसन के माध्यम से इन उपकरणों को खरीदा गया था। वहीं चीन के शंघाई से दुबई के जेबेल अली पोर्ट ये उपकरण पहुंचाए गए और दुबई से जहाज रामा 3 से ईरान इन उपकरणों को पहुंचाया गया। ये उनकी भूमिका थी कि जो भी हथियार आएंगे चीन से, पहले वो दुबई आएंगे, दुबई के पोर्ट के बाद फिर उन्हें ईरान पहुंचाया जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि यूएई ने किस तरीके से ईरान का साथ दिया, उसे चीन के इक्विपमेंट्स हासिल करने में मदद की। लेकिन जंग के दौरान ईरान से सबसे ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले भी यूएई पर ही किए गए। अब आपको बताती हूँ कि हॉर्मुज में यूएई और ईरान के बीच में आखिरकार विवाद क्या है जिसकी वजह से ये हमले उस पर सबसे ज्यादा किए गए। दरअसल खुद को हॉर्मुज का गेटकीपर ओमान और यूएई भी मानते हैं। सिर्फ ये ईरान नहीं है जो खुद को वहां का चौधरी बनकर के बता रहा है पूरी दुनिया को कि मैं ही हूँ सर्वो सर्वा। वहीं यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है, इसलिए ईरान कहता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसका और ओमान का अधिकार है। ओमान के अधिकार को वो स्वीकार करता है। ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा मिलती है। दूसरी तरफ यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव, लेसर चुनाव, ये तमाम द्वीप है जिन्हें लेकर के विवाद है। यूएई कहता है कि उसके हैं, ईरान कहता है हमारे हैं, और ईरान ने उन पर अभी तक कब्जा भी किया हुआ है। ये यूएई के हिसाब से कब्जा किया है। अबू मूसा, ग्रेटर चुनाव और लेसर चुनाव द्वीपों पर फिलहाल ईरान का कब्जा है, उसकी सेनाएं तैनात हैं। इजराइल और लेबनान के बीच में भी हमले लगातार चल रहे हैं। इससे जुड़ी हुई खबर मैं आपको बताती हूँ, जहां उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट अटैक कर दिया। किरियत शमोना में ये रॉकेट गिरा है। अब इसी वजह से इजराइल, जो उत्तरी इजराइल में हमले होते हैं, उसका बदला वो हिजबुल्लाह से लेने के लिए साउथ लेबनान में हमेशा कुछ ना कुछ हमले करके वहां तबाही लाते रहता है।
वही हमला उसकी तरफ से किया गया उत्तरी इजराइल में, किमोना में। लेकिन इसके साथ साथ जो हमला हुआ किरियत शमोना में, उत्तरी इजराइल के किरियत शमोना में जो रॉकेट गिरा है, जो हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, अब उसकी भरपाई साउथ लेबनान को करनी होगी। वहां पर फिर से एक इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा और तमाम चीजों को नष्ट कर दिया जाएगा, ये कहते हुए कि हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना में जो किया ये उसी का पलटवार है। इस पलटवार के साथ साथ बेरूत नष्ट हो चुका है लेबनान की राजधानी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में जंग के अब साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। अरब जगत में अब एक नया संकट दिखने लगा है। अब तक ये यहूदी बनाम मुसलमान की जंग थी, लेकिन अब ये शिया सुन्नी की जंग में तब्दील होते हुए नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है। अब कैसे हो रहा है इस रिपोर्ट में आप देखें। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरानी मिसाइल और ड्रोन ने अमेरिकी सैन्य बेस के साथ अरब देशों के अहम ठिकानों को भी दहलाया। अरब देशों ने भी सीमित तौर पर पलटवार किया और ईरान के हमलों को काउंटर करने का प्रयास किया। अब इस जंग का अलग ही रूप दिख रहा है। ईरान जंग के बाद अब खाड़ी देशों में शिया मुसलमानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। यूएई और बहरीन में शिया मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ईरान और यूएई की दुश्मनी ने खाड़ी में रहने वाले शिया मुसलमानों की टेंशन बढ़ा दी। यूएई और बहरीन की तरफ से शियाओं के खिलाफ लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ताजा मामला शिया समुदाय के फंड को कंट्रोल में लेने का है। बहरीन ने दान में मिलने वाले शिया समुदाय के फंड को लेकर नया नियम बनाने का फैसला किया। इस फैसले से बहरीन में रहने वाले शिया समुदाय काफी गुस्से में है। यूएई ने भी शिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले करीब 15,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर कर दिया। पाकिस्तानी संसद में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार यूएई के अधिकारियों ने पाकिस्तानी नागरिकों के पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। इन पाकिस्तानियों पर ईरान के पक्ष लेने और उन्हें फंड देने का आरोप था। यूएई और बहरीन दोनों जगहों की सत्ता पर सुन्नी मुसलमान काबिज है। हाल ही में ईरान युद्ध के दौरान बहरीन और यूएई पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान युद्ध के दौरान बहरीन से कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें स्थानीय शिया समुदाय के लोगों को जश्न मनाते हुए देखा जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूएई के अधिकारियों का मानना था कि शिया समुदाय से जुड़े कुछ लोग जासूसी कर रहे थे। जंग में सीज फायर के बाद दोनों देशों ने शिया समुदाय के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि जंग अब एक अलग ही स्तर पर जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।